तो दोस्तों स्वागत है आपका स्वदेश स्टडी के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे परीक्षा अध्ययन से बिलाल की जो परीक्षा अध्ययन है उससे, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जो हमारा चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और जो फर्स्ट वीडियो रहा इसी चैप्टर का उसमें मैंने कम से कम 3 या 4 जो हमारे क्वेश्चन है वो ही मैंने बताए हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ 2 या 3 ही मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि 2022, जी हाँ दोस्तों, 2022 की जो भी बोर्ड परीक्षा होने वाली है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ से चुने गए जो कि मेरे टीचर्स द्वारा बताए गए और जो मैंने एनालिसिस किया उनके द्वारा मैंने चुने हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को संक्षिप्त में लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको गुटनिरपेक्ष शब्द का अर्थ ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बता के रखा कि जो हमारा गुटनिरपेक्ष है वो है क्या, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में फिर से बता देता हूँ हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन आखिर है क्या। तो दोस्तों गुट गुट का मतलब है कि देखिए, जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसका जो है ख़त्म होने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद हमारा शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। और शीत युद्ध का अंत कहाँ हुआ? 1991 में, जब हमारा जो देखो अब शीत युद्ध में दो शक्तियाँ उभर कर आई, एक हमारा यूएस हो गया और एक हमारा यूएसएसआर हो गया। इसका मतलब है अमेरिका और ये है सोवियत संघ। ये दो महाशक्तियाँ उभर कर आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इन दोनों में जो है एक होड़ चल गई, ठीक है, प्रतियोगिता की, एक दूसरे से घृणा करने लगे। तो जब जो नव स्वतंत्र विकसित देश थे जैसे कि भारत भी उनमें से एक था, तो इन्होंने क्या किया, एक गुट निरपेक्ष मतलब कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाली एक नीति बनाई, जैसे मतलब एक स्वतंत्र प्रदेश नीति का पालन करेगी गुट निरपेक्ष नीति, और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है उसको रोकेगी। और जो हमारी दोनों महाशक्तियाँ हैं उनमें जो भी आपसी विवाद है उनको सुलझाने में जो है मदद करेगा। तो ये था हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो इसके जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, तो इनको अपन को संक्षेप में लिखना है। तो अब इसके क्या उद्देश्य थे, यह क्या पाना चाहता था जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। तो यहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये डेफिनेशन तो आपको मतलब आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। जैसे कोई लिखेगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निम्नलिखित बिंदु हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, हाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको रटना ही है, आपको सिर्फ समझ में आ जाए कि किसी भी हम क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हैं तो पॉइंट वाला आंसर रहता है तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निम्नलिखित बिंदुओं को निम्नलिखित उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम पहला देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एशिया, अफ्रीका तथा नव स्वतंत्र एवं विकासशील देशों को सशक्त कर उनकी आवाज़ विश्व स्तर पर उठाना। देखिए इसका मतलब यह है कि उस समय जो एशिया है, अफ्रीका है, नव स्वतंत्र जितने भी विकासशील देश थे 1945 में जो है उपनिवेशवाद की समाप्ति लगभग हो गई थी। तो उस समय जो है उन विकासशील देशों को सशक्त करना और उनकी जो आवाज़ है वो विश्व स्तर पर उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवाद मतलब और उपनिवेशवाद, जो साम्राज्यवाद मतलब जो साम्राज्य अपना फैलाते हैं, और उपनिवेशवाद आप समझ ही चुके हैं, जैसे कि ब्रिटेन का उपनिवेशवाद हमारा इंडिया है, ठीक है, उसका विरोध करना और इसकी समाप्ति के लगातार प्रयास करना। देखो भाई, विरोध तो ये करेंगे और इसकी समाप्ति के प्रयास भी करेंगे क्योंकि ये खुद जो है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल से अभी मुक्त हुए हैं, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है विश्व के समस्त समस्याओं के, जो विश्व की समस्त समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान। देखो भाई, शांतिपूर्ण समाधान जो है तलाशने पर बल देना। आप समझ चुके हैं जितनी भी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, इनका मुख्य उद्देश्य है। चौथा यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हुए इस मंच पर पारस्परिक एकता को प्रदर्शित करना। और पाँच, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, तो इस पर जो है इसका समर्थन करते हैं ये लोग और इस मंच पर पारस्परिक एकता को प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा पांचवा पॉइंट है नवीन अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु संगठनात्मक प्रयास। देखो नवीन, नवीन मतलब नई, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से मतलब जो हमारा औद्योगिक व्यवस्था उसको संगठनात्मक प्रयास करना, मतलब सबको मिलजुल कर जो है कई प्रयास करना, हमारी जो है उन्नति करने के, हमारी वृद्धि करने के, हमारे देश की जो है इकॉनमी की वृद्धि करने के लिए संगठनात्मक प्रयास करना, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो हमारे 5 उद्देश्य हैं इनमें से दोस्तों अगर आप 4 भी अपने जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है आप 4 भी लिख देते हैं तो आपको जो है पूरे पूरे नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो है 4 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आना है।
मतलब कि हर बार आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं। देखो, जब वो शीत युद्ध क्यों हुआ इसकी ये प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, आखिर इसकी जो विशेषता है वो क्या है। तो चलिए, यहाँ पे इसकी जो पहली विशेषता है कि देखो, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहले विशेषता पे आते हैं। यहाँ पे जो हमारी पहली विशेषता है वो है शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के नकारात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। मतलब कि जो शीत युद्ध की जो नकारात्मक जो शैली अपनाई गई अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरोध में, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ और इसमें परस्पर बदले की भावना सर्वोपरि रही। तो पहला ये विशेषता ये है कि शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के नकारात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ और इसमें परस्पर बदले की भावना सर्वोपरि रही। अब यहाँ पे हमारा दूसरा है कि मूलतः शीत युद्ध एक राजनीतिक युद्ध का स्वरूप था। ये तो वाकई है, एक राजनीतिक युद्ध का जो था स्वरूप था, जिसमें दो प्रतिद्वंदी, अब दो प्रतिद्वंदी कौन थे, महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, कई बार ऐसा समय आया जब ऐसा लगा कि जो हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो हुई जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर। देखो, वास्तविक युद्ध तो कभी हुआ नहीं, लेकिन वातावरण एवं स्थिति के दृष्टिकोण से वाक युद्ध था, जिसमें परस्पर एक दूसरे के खिलाफ, वाक युद्ध का मतलब एक बोलना, ठीक है, वाक मतलब बोलने वाला युद्ध था, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार चरम बिंदु तक किया गया। चौथा है यहाँ पे शीत युद्ध में जासूसी, गुप्त संधियाँ, प्रादेशिक गठबंधन को जासूसी की गई एक दूसरे की, हमने पढ़ लिया। गुप्त संधियाँ सीएटो, नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, प्रादेशिक गठबंधन किए गए, सैन्य समझौते किए गए अनेक। तो ये सब करके शक्ति का प्रसार करना सर्वोपरि रहा। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्रों की राजनीतिक और गैर राजनीतिक समस्याएं शीत युद्ध की जो है युद्ध की प्रयोगशालाएं। जो जितने भी जो देश हैं उनकी जो राजनीतिक और जो गैर राजनीतिक समस्याएं उस शीत युद्ध की प्रयोगशाला थी उस समय। तो ये सब इसकी शीत युद्ध की हमारी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव। जब शीत युद्ध हुआ तो उसके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हर देश का संबंध होता है उनका जो शीत युद्ध है उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़े हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। तो चलिए इसको कैसे आंसर लिखा है हमारे परीक्षा अध्ययन वाले ने, तो देखते हैं। शीत युद्ध का प्रभाव मतलब परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव अथवा परिणामों को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। ये तो डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं पहला क्या है। तो देखिए, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। सिर्फ आपको यही याद रखना है, सिर्फ जो इतना हमारा डेफिनेशन है फर्स्ट पॉइंट का ये याद रखना है, क्योंकि फिर आप लिख देंगे कि शीत युद्ध की वजह से विश्व राजनीति 2 ध्रुवीय हो गई, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका अलग अलग गुटों के हो गए, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, आप बहुत कुछ ले सकते हैं। मतलब विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो चुका, ये इसके प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। दूसरा है हमारा आतंक एवं अविश्वास में बढ़ोतरी। आतंक में बढ़ोतरी तो हुई अविश्वास मतलब किसी पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, शीत युद्ध की वजह से देशों के बीच परस्पर अविश्वास, आतंक, प्रतिस्पर्धा भावना प्रबलित होने का अवसर मिला, ये तो है। तीसरा पॉइंट है आणविक युद्धों का खतरा, मतलब जो परमाणु युद्धों का खतरा था वो हो गया था। ठीक है। चौथा पॉइंट है शस्त्रीकरण की दौर। शस्त्रीकरण के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र बनाना चाहते थे, आधुनिकीकरण करना चाहते थे। विश्व का यंत्रिकीकरण यही है, आधुनिकीकरण करना चाहते थे। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हैं विस्तार में। पांचवा संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कमजोर हो चुका था। शीत युद्ध की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति निर्बल हो गई। महाशक्तियों के परस्पर विरोधी प्रचार कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। तो इसके जो है प्रमुख प्रभाव हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो हमारा पहला चैप्टर था उसके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो भी मैं अगले और भी वीडियो अगर मैं लाऊंगा तो उनमें मेरे जितने भी चैप्टर हैं उनमें मैं बहुत कम जो क्वेश्चन है, हर आपको चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारे जो भी अगले वीडियो आएंगे उनमें दोस्तों जो है बहुत कम इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।